हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेने जा रहे हैं विजन 2023 का जो जून का पार्ट है गाइस, उसका आज एनवायरनमेंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ग्लेशियर्स के बारे में, ग्लेशियर्स इन हिंद कुश हिमालयस के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICAI-MOD एक बॉडी है जो रिलीज़ करती है वाइज बोले तो वाटर, I फॉर आइस, S फॉर सोसाइटी, E फॉर इकोसिस्टम। वाटर आइस सोसाइटी इकोसिस्टम रिलीज़ करती है और ये रिपोर्ट करता है बेसिकली हिंदू कुश हिमालयस के बारे में। अब देखो, हिंदू कुश हिमालयस के बारे में बात हो ही क्यों रही है, उसका सबसे पहले इम्पैक्ट जान लो। हिंदू कुश हिमालयस का इम्पैक्ट क्या है। इस वक्त ना हिंदू कुश हिमालयस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। किस पे? हिंदू कुश हिमालयस की बायोडाइवर्सिटी पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। जेनेटिक एंड स्पीशीज़ का लॉस है, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में ऑल्ट्रेशन है, इन्वेजिव स्पीशीज़ इंक्रीज़ हो गए हैं। अब इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। क्रॉप लॉस होना, फेलियर होना, फॉडर शॉर्टेज पड़ना, लाइफ स्टॉक्स की डेथ हो जाना, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वहाँ के लोगों पर पड़ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स यानी कि जो आपके POP हैं उसका इन्हांसमेंट हो जाना, डिक्लाइन होना एल्बिडो में, डेट विल रिड्यूस एंड विच अल्टीमेटली इम्पैक्ट द हीट बजट ऑफ द अर्थ। तो ये सारे के सारे हिंदू कुश हिमालयस पर असर पड़ता है। अब ICAI-MOD एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज है एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका मेजर फोकस है आपके क्लाइमेट पे, इन्वायरमेंटल रिस्क पे, ग्रीन इकोनॉमीज़ पे और सस्टेनेबल एक्शन पे। अब इसकी ना कुछ कंट्रीज़ ICIM, मैं आपको बताया एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल। ICIMD के कुछ आपके मेंबर कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखना है। इंडिया भी इसका पार्ट है। इसके अलावा इंडिया के अलावा कौन कौन सी कंट्री हैं? देखो, नेपाल, पाकिस्तान भी हैं, पड़ोसी मुल्क हमारे म्यांमार भी है, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। मेजर जो आपकी 7 कंट्रीज़ हैं वो आपको यहाँ पर ICAI-MOD में नज़र आएंगी। अब वाइज रिपोर्ट यानी कि जो वाटर आइस सोसाइटी इकोसिस्टम की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को यहाँ पर डिस्कशन में लेकर आया गया है। सबसे पहली बात इन्होंने ग्लेशियर्स के रिगार्डिंग कही है कि जो वाटर ग्लेशियर्स हैं वो डिसअपियर होते जा रहे हैं 65% फास्टर इन दी 2010s देन इन दी प्रीवियस डिकेड। तो यानी कि यह कह रहा है कि ये ना आपका वार्मिंग जो है 2100 तक आपका 2 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा और ऐसा माना जाता है कि लूज 30 से 50% ऑफ देयर वॉल्यूम इफ़ यू कंपेयर इट विद 2015 तक। ठीक है, वाटर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न बताया हुआ है कि जैसे जैसे देखो ग्लेशियर्स मेल्ट होते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, पीक वाटर जो होगा वो आपके मिड सेंचुरी तक पहुंचेगा। आपके जितने भी ये हिंद कुश वाला जो रीजन है, रिवर बेसिन है, यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएंगी। तो पीक वाटर याद रखो, एक टर्म होती है, इसका मतलब समझ लो। पीक वाटर एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जो आपके स्नो वाटर का फ्रेश वाटर जो आ रहा है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर्स मेल्ट करते जा रहे हैं उसकी वजह से। और जिस टाइम पे पीक का वर्ड आ जाए तो यानी कि ग्लेशियर्स मेल्ट हाईएस्ट एवर बुरी तरह से मेल्ट कर रहे हैं और उसी को पीक वाटर कहते हैं। एंड नेक्स्ट इशू एंड द नेक्स्ट क्राइसिस विद द इंक्रीज इन हैजार्ड्स। कौन कौन से हैजार्ड्स आना? फ्लड्स का आना, लैंडस्लाइड आना, एवलांचेस आना, ये सारे के सारे यहाँ पर क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स भी आ जाती हैं। 3-fold इंक्रीज़ हो जाता है GLOF रिस्क में, यानी कि जो आपके ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो ज़रूर याद रख लो अगर हिंद कुश हिमालयस के रीजन एरियाज़ के बारे में आ जाए, क्योंकि याद रखो हिंद कुश हिमालयस को वाटर टावर्स ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसका स्ट्रेच आपके अफ़गानिस्तान से म्यांमार तक है जो कि 3500 किलोमीटर का पार्ट है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हिंद कुश हिमालयस का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि यही आपकी सबसे मेजर वाटर्स हैं जो फीड करती हैं गैंगस, इंडस एंड योर इरावडी। ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को रेगुलेशन यहीं से मिलता है, आपका एटमॉस्फेयर कूल यहीं से होता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस गंगोत्री ग्लेशियर्स का, क्रायोस्फेयर कंपोनेंट, परमाफ्रोस्ट, सारा का सारा इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ HKH, हिंद कुश हिमालयस का आपको इस तरह से बताकर आना है। नाउ द चैलेंजेस पर अगर हम बात करें कि भाई इतनी जो डिटोरिएटिंग सिचुएशन है, अभी आपने देखा ना पीक वाटर का क्राइसिस इतना तेज मेल्ट हो रहा है ग्लेशियर है ना, और आपने कई तरह के क्राइसिस देखे। अब इसमें ना देखो दिक्कत क्या हो रही है, वाई वी आर नॉट एबल टू टैकल इट प्रॉपरली। हम इसको सही ढंग से टैकल क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस सिचुएशन को?
तो सबसे बड़ी समस्या है पुअर अडेप्टेशन कैपेबिलिटीज़, यानी कि बहुत लार्जर गैप्स हैं किनके बीच में, बिटवीन द अडेप्टेशन नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज़ एंड देयर एक्सेस टू द नेसेसरी अडेप्टेशन सपोर्ट, क्योंकि हमारे पास फिनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट की कमी है, पहली समस्या। ठीक है, दूसरी दिक्कत ये होती है कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल हैजार्ड्स, यानी कि जो अर्ली वार्निंग एंड अडेप्टेशन मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से समस्या आ रही है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ की दिक्कत, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, लो प्रोटेक्शन, 67% जो इको रीजन है, 39% जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है डेट आर इन दी HKH स्टिल आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर हैं वो, लिमिटेड रीजनल कोऑपरेशन है, नेग्लेक्ट एट इंटरनेशनल फोरम्स। तो ये आपके जो हिंद कुश हिमालयस कंसर्न्स आर नॉट गिवन ड्यू प्रायोरिटी इन द इंटरनेशनल क्लाइमेट डिस्कशन। इस पर कितना नेगलेक्ट हुआ, UNFCCC की इतनी ट्रीटीज़ में इतनी बात होती है, लेकिन इस इंटरनेशनल फोरम में इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं किया जाता। तो ये सारी समस्याएं आपको लिख कर आनी है कि पुअर अडेप्टेशन कैपेबिलिटी है, यानी कि टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल हैजार्ड्स की वजह से इरोजन हो जाना या वाटर शेड्स फ्रिक्वेंटली समटाइम्स अकर हो जाना, पॉपुलेशन ग्रोथ की दिक्कत, लो प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं आपको पेपर में डिस्कस करनी होंगी। अब देखो ये सारी समस्याएं हैं, तो समस्याओं को ही आपको वे फॉरवर्ड में बताना है कि सबसे पहले ज़रूरत है कि हम जो मेजर प्लेटफॉर्म्स में, इंटरनेशनल फोरम्स में बात ही नहीं करते हैं उसमें बात करें, हम रीजनल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन की तरफ बढ़ें, हम टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दें, ट्रांस बाउंड्री डेटा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करें, माउंटेन कम्युनिटीज़ को इफेक्टिवली प्रिजर्व करें, मॉनिटरिंग करें नेटवर्क्स का, इन सितु मेजरमेंट टेक्निक्स का अपनाएं, रिमोट सेंसिंग करें, सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करें, अर्ली वार्निंग स्ट्रैटेजीज़ अपनाएं ताकि मल्टी हैजार्ड से बच सकें हम, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच को अपनाना पड़ेगा हमें, स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट ज़रूरी है, अवेयरनेस रेस करें हम, ऑनगोइंग चेंजेस के बारे में पता चलता रहे, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सबका इस्तेमाल करो, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ बातचीत करो, माउंटेन कम्युनिटी से बात करो, आप ये सारा सपोर्ट लेना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज़ को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो गाइज दिस इज़ फॉर दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर आर्टिकल ऑफ द डे, दैट इज़ एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में अब हम बात करते हैं। देखो वाई एनर्जी ट्रांजिशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट है ना, एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट इज़ दैट इंडेक्स, क्या है वो सब पे बात करेंगे। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन पेपर में आता है वो ये आएगा कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की रिपोर्ट कौन निकालता है। तो क्या याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी वी आर गोइंग टू डिस्कस, हैव अ पेशेंस फॉर द सेम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एसेंचर के कोलैबोरेशन के साथ इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, जिसका थीम क्या है, टाइटल क्या है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023। अच्छा, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है इसके ना 3 पैरामीटर्स याद रखने हैं, जिसको आई हैव रिटन लाइक ESS, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल। सबसे पहला जो स्थान आया है, जो पहला स्पॉट हुआ है, फर्स्ट स्पॉट हुआ है, वो है स्वीडन का। स्वीडन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है 3 की पैरामीटर्स में, जो है आपका इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में सबसे पहले जीत किसकी हुई, स्वीडन की हुई। देन इट इज़ फॉलोड बाय नॉर्वे एंड डेनमार्क। इंडिया की रैंक इसमें 67th है आउट ऑफ 120 नेशंस। इंडिया एंड सिंगापुर आर ओनली 2 कंट्रीज मेकिंग एडवांसेस इन ऑल एस्पेक्ट। तो ये भी पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। उसमें आपको ये पॉइंट दिया जा सकता है कि इंडिया सिंगापुर की जगह कोई और कंट्रीज दे दी जाए, या आपको लगे कि भाई ऑल एस्पेक्ट में कैसे इंडिया कर सकता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जो आपका एनर्जी ट्रांजिशन है ना, हैज़ इंक्रीज्ड हर कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, लास्ट डिकेड से बढ़ रहा है, लेकिन जो ग्रोथ है वो प्लेट्यूड है द पास्ट 3 years ड्यू टू राइजिंग चैलेंजेस हो रहे हैं इक्विटी इंक्लूसिवनेस ऑफ द ट्रांजिशन की वजह से। अब सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लो, फिर बताती हूँ एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, इंडिया में इसकी नीड क्या है, ये सारा हम समझेंगे इस टॉपिक के थ्रू। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1971 में इस बॉडी को तैयार किया जाता है एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। ठीक है, यानी ये प्राइवेट पब्लिक कोऑपरेशन पे काम करती है। दो इसकी मेजर रिपोर्ट्स के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है, एंड दैट इज़ दोज रिपोर्ट। एक तो आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, दूसरा आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। दोनों ही रिपोर्ट्स को कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मेजर इनिशिएटिव्स क्या हैं, G20 का ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस, ये सारा काम ये
ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। अब समझो ध्यान से एनर्जी ट्रांजिशन होता क्या है। देखो, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है ग्लोबल एनर्जी सेक्टर का शिफ्ट होना, यानी कि अब हमें नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ बढ़ना है, फॉसिल बेस्ड सिस्टम से अब हमें विंड और सोलर की तरफ बढ़ना है। इस शिफ्ट को हम एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं। कहना है इंडिया में इसकी ज़रूरत इसलिए है बिकॉज यू हैव टू टैकल इमिशन, आपको ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करना है तो ये करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है आपकी मेजर कंट्रीब्यूटर जो है इंडिया का ग्रीन हाउस गैस में इमिशन करता है, 34% है, 2019 तक की रिपोर्ट में पता चला। इसलिए ज़रूरत है आपको, आप क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, जो फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन करते हो, आप कंबशन करते हो ना, इससे नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, एयर का पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी समस्या क्या हो जाती है आपकी, वो होती है फुलफिल इंटरनेशनल कमिटमेंट। इंडिया ने एनडीसी में पंचमृत प्लेज भी जो लिया, हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है, उसमें हमने बोला भी 50% हम जो है नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लग जाएंगे बाय 2030, और हम ना बिल्कुल 2070 तक तो हमारा जीरो एमिशन पर आ जाएंगे। अब ज़रूरत क्या है, हमें इस कमिटमेंट को फुलफिल भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, हमारी जो एनर्जी की डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। रिसेंट इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुई, यूक्रेनियन क्राइसिस इतना था कि फ्यूल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई। तो आप कैसे कर दोगे ऐसे, अगर ऐसे इस तरह के दिक्कतें आ जाएंगी तो। उसके बाद एनर्जी की एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी को बनाना बहुत ज़रूरी है। रिन्यूएबल पावर जनरेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो सोलर, फोटोवोल्टिक है ऑनशोर, विंड पावर है ना, हैव बिकम मैच्योर, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, ये सारे हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज क्रिएट ग्रीन जॉब्स। हमारा ये भी एक काम है कि हम ग्रीन जॉब्स को क्रिएट करें। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज़ का काम ये होना चाहिए कि वो हम इस तरह से कर पाएँ। अच्छा, इंडिया का एफर्ट क्या है टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन? पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसीज़ हैं, ये सब तरह के स्कीम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सोलर मिशन, ग्रीन मिशन है ना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में काम करना, वर्ल्ड का पहला लो कार्बन एनर्जी प्रोग्मेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी, सारा का सारा काम इंडिया अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ कर रहा है। ठीक है, अब हमारे यहाँ एनर्जी ट्रांजिशन की समस्या क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक शब्द आता है जस्ट ट्रांजिशन, जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, दैट इज़ योर, आप लो कार्बन ट्रांजिशन पर आ जाओ। आप अपनी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे, डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज़, इट हैज़ टू बी फेयर, इट हैज़ टू बी इंक्लूसिव, इसमें कोई भी पिछड़ा हुआ ना रह जाए, उसके लिए किया जाता है। अब देखो, यहाँ पर ना बात हो रही है हाई डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल सोर्सेज। जून 2023 तक भी हमारा अभी तक कन्वेंशनल सोर्सेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रखी थी, और हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स की नहीं होनी चाहिए इंडिया में। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट हमारे पास रहते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम लगा पाएँ, तो हमें ज़रूरत है कि हम ना थोड़ा सा G20 भी चल ही रहा है, अवेलेबिलिटी बढ़ाएँ, कोलैबोरेट कर लें, है ना, कोलैबोरेशन के साथ कर सकते हैं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज़ लिमिटेड ड्यू टू लो रिटर्न एंड हाई रिस्क। इंश्योर करना जस्ट ट्रांजिशन को, एम्बिशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन जो गैप आता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजीज़ की अवेलेबिलिटी, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ पे चलने की ज़रूरत है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ आपका वे फॉरवर्ड में क्या होगा, क्लोजिंग इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि इनएफिशिएंट जो फॉसिल फ्यूल हैं उसको क्लोज किया जाए, ब्लेंड किया जाए फिनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, पब्लिक सेक्टर को, स्ट्रेटेजिकली प्रोवाइडिंग कैपिटल टू मिटिगेट सर्टेन रिस्क। इनोवेशन फ्रेमवर्क्स को इफेक्टिव तरीके से चलाने की कोशिश की जाए, बिजनेस मॉडल्स ऐसे डिज़ाइन किए जाएँ, पॉलिसीज़ ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि जिसमें इनोवेशंस निकल कर आएँ। R&D को, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, कोल गैसिफिकेशन जैसे आपकी नई इमर्जेंट फील्ड है, ऑफशोर विंड, कार्बन कैप्चर, इन सब का इस्तेमाल करके आप एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ो। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़े तो लो, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, उसको भी लेना चाहिए ताकि आपके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को एड्रेस किया जा सके। क्रिएटिंग अ स्टेट लेवल फ्रेमवर्क फॉर ET, collecting adequate data which will be impacted by the energy transition and forming effective policy, रीस्किलिंग करना, रीडिप्लॉय करना मैन पावर का। और SDG गोल याद रखो, 7 क्या है उसकी रिपोर्ट जो थी, SDG गोल 7 क्या कहता है, अचीविंग अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। जब भी आंसर्स में लिखो, याद रखो, याद दिलाओ अपने आंसर्स में कि SDG 7 है, ये कहता है, एंड वी नीड टू अचीव इट बाय 2030।
ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स इमिशन नॉर्म्स कंप्लाइंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पर अब आप थर्मल पावर प्लांट्स के इमिशन के कंप्लाइंसेस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी ट्रांजिशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टीपीपी यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स इमिशन के नॉर्म्स कंप्लाइंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है। ये ध्यान रखना 24/7 पावर सप्लाई एडिक्वेट मेंटेन करना इसका काम है। अच्छा, रिसेंटली सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल एनजीओ है, जानते ही हो आप, इसने ना कुछ स्टेटस बनाया, कंप्लाइंसेस तैयार करे, ठीक है, कि भाई ये आपके नॉर्म्स होंगे, इसको फुलफिल करना है। इस रिपोर्ट में क्या करा गया है, स्पेस बनाया गया है कि भाई सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो आपके अंदर आ रही है वो आपको बताएगी कि इंस्टॉल करने हैं फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन को। ठीक है, मेजर फाइंडिंग थी कि जो 5% कोल पावर कैपेसिटी है हैज़ कंपाइल्ड विद इमिशन नॉर्म्स सो फार। उसके बाद 17% जो ओवरऑल कोल पावर कैपेसिटी है वो स्टिल एट वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ कंप्लाइंसेस। अच्छा, इमिशन नॉर्म्स ऑफ टीपीसीज के बारे में समझ लेते हैं। देखो, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज जो फॉरेस्ट जो था, फर्स्ट टाइम उसने एनवायरमेंटल इमिशंस को इंट्रोड्यूस किया, उसके स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा फॉर कंट्रोलिंग SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सबको ना, नाइट्रस ऑक्साइड, मरकरी के इमिशंस को, ये सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। और आपको पता ही है विच इज़ अंडर हमारा EP के अंडर सारा चलता रहता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही। अब इसमें कुछ कैटेगरीज आपको बताई गई थी, कैटेगरी A B C D सब बनाई गई थी कि 10 किलोमीटर की रेडियस में NCR में सिटीज़ में पॉपुलेशन इतना है, कैटेगरी के अंडर ऐसे कैटेगरी बनाई गई। ठीक है, मकसद क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकना। तो पावर प्लांट जो कि डिक्लेयर किए गए कि भाई रिटायर हो गए हैं बिफोर December 31, 2027 में, लॉ रिक्वायर्ड टू मीट स्पेसिफाइड नॉर्म्स, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पानी के लिए यूज़ के लिए बताया गया कि जितने भी प्लांट्स हैं आपके TPP वाले, वंस थ्रू कूलिंग, वहाँ पे उन्हें कूलिंग टावर लगाने हैं, टेम्परेचर लिमिट उसकी करनी है ताकि जब वो डिस्चार्ज हो कंडेंसर से तो वो थोड़ा कम फैलाएं। बेनिफिशिएटेड कोल का इस्तेमाल करना है, फ्लाई ऐश, ताकि जनरेशन उससे कम हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कोल बेनिफिकेशन, क्या होता है कोल बेनिफिकेशन? प्रोसेस है कंबशन एट्रीब्यूट करना, कोल इनहांस करना बाय सेपरेटिंग योर, इसमें क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं जो उसकी इम्प्योरिटी होती है ना, ऐश वोलेटाइल मेटल्स को सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम द रॉ कोल से, उसको कहते हैं कोल बेनिफिकेशन। तो जितने भी आपके TPP जनरेटिंग स्टेशन है उसमें 100% यूटिलाइजेशन करना है टोटल एज जो भी आप प्लांट से जनरेट कर रहे हो। ये सारे के सारे कंप्लाइंसेस रूल्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है नए स्टैंडर्ड के साथ चलने से कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो पहला चैलेंज है आपका हाई इन्वेस्टमेंट की दिक्कत, कि अराउंड 1 लाख करोड़ रिक्वायर्ड टू अचीव इमिशन नॉर्म्स। हायरिंग, आपको उसके लिए मैन पावर की इस्तेमाल करना पड़ेगा, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, मीगर पेनल्टी फॉर वायलेटिंग इमिशन नॉर्म्स। तो इसी में सजेस्ट किया जा रहा है डिसइंसेंटिवाइज करना प्लांट्स को, कोलैबोरेट करके चलो। ठीक है, उसके बाद इमिशन डेटा के बारे में बात आ रही है, फिर 1 ईयर ग्रांट विंडो और सब्सिडी स्कीम दो। ठीक है, उसके बाद आपका रिमूवल ऑफ टैक्स लिवाइड ऑन इम्पोर्टेड पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़, इन सब का इस्तेमाल करते हुए चलो, तो आपको फिर काफ़ी सजेस्ट मतलब ठीक रहेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। अब आप देख ही रहे हो डिज़ास्टर किस किस तरह के होते हैं। अभी दिल्ली का आपने बाढ़ सुना ही होगा, है ना, हिमाचल का भी देखा। आप देखो डिज़ास्टर बड़े सारे तरीके के होते हैं। आज हम पढ़ते हैं स्पेसिफिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आप अर्बन फ्लडिंग को पढ़ोगे। अब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली 3 मेजर स्कीम्स निकाली हैं वर्थ ₹8,000 करोड़ फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, स्कीम्स में आपके स्टेट, यूनियन टेरिटरी सबके लिए बनाया गया, और उसमें विजन है विजन 2047 का। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन सिस्टम हमें तैयार करना है, अर्बन फ्लडिंग के रिस्क को रोकना है। जो हमारे 7 मोस्ट पॉपुलस मेट्रोज है ना, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सब में से हमें अर्बन फ्लडिंग को रोकने की ज़रूरत है। अब जिसका मैकेनिज्म है वो नेशनल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जो काम करता है हमारा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो पैसा लगाया जा रहा है उसमें मिनिस्ट्री का यही काम है कि हम ना रिएक्शन एंड रिलीफ सेंट्रिक तरह से जो हम पहले काम करते थे, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पर आ जाएँ। रिएक्शन ना दें, हमें पहले से ही सारी चीज़ें मैनेज हों, हम सबको पहले ही इतला करके रखें भी हाँ ऐसा होने वाला है, आपको तैयार रहना है। तो अब हमें ना स्टेप्स टेकन इन इंडिया टू मूव अवे फ्रॉम रिएक्शनरी और होलिस्टिक पे पहुंचने के लिए अब ना हम क्या कोशिश की जा रही है इस पे पहुंचने की, एक होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अप्रोच रादर देन रिएक्शनरी एंड रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच।
अब हमें हॉलिस्टिक अप्रोच अपनानी है डिजास्टर मैनेजमेंट में, यानी प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा ग्रास रूट लेवल तक होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पेपर में लिख के आना है, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस बेस्ड ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रास रूट लेवल तक होगा। उसके लिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड दी NDMF यानी कि नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड बनाया है, स्टेट लेवल पर भी बनाया, 2021 में बनाना शुरू कर दिया था, हमने बनाया था। प्लांटिंग करना, सैपलिंग्स करना, 13 मेजर आपके जो भी हैं जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहाँ पर प्लांटिंग करना ज़रूरी है, वो लगाओ। IMD पहले ही अपना काम करे, 5 दिन एडवांस पहले फॉरकास्ट करते हैं रेनफॉल के बारे में, फ्लड के बारे में, प्रोएक्टिव फंड एलोकेशन की जाए, ICT का इस्तेमाल किया जाए, कोऑपरेशन बढ़े स्टेट और सेंटर का, फेडरलिज्म अप्रोच अपनाओ। ठीक है, और इन्वॉल्व करो कम्युनिटी को भी, लेकर आओ, वहाँ से वॉलंटियर्स उठाओ। अब लेकिन ये सब तो आपने कर लिया, लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है, मल्टीपल एजेंसीज प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन में नहीं काम कर पाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रही है, NDA में कुछ कर रही है, लो जी ओवरलैप हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़ी स्लो प्रोग्रेस है। 87 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक काम पेंडिंग है। 8 स्टेट में ऐसे 87 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर स्टिल पेंडिंग चल रहा है। लिमिटेड इंटीग्रेशन है क्लाइमेट चेंज इनटू रिस्क रिडक्शन प्लान्स में। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग की समस्या है। इनएडिक्वेट अर्ली वार्निंग सिस्टम की दिक्कत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वीक कंप्लाइंसेस हैं, वीक बिल्डिंग्स हैं, आपके लॉज ऐसे हैं कि वहाँ पर इस तरह से सेंट्रल असिस्टेंस नहीं मिलता है। अच्छा, उसके बाद वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स को तैयार करना, क्लियर लाइंस करना कम्युनिकेशन की, इंटीग्रेट करना क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कराना, लोगों को अवेयरनेस कैंपेन के तहत सब कुछ बताना, स्किल एंड नॉलेज को डेवलप करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाना, इंप्रूव करना, वेदर फोरकास्टिंग को, सिस्मिक मॉनिटरिंग को, सबको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसी से रिलेटेड CDRI को बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म है आपका कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्लोबल पार्टनरशिप है, इंडिया भी इसका मेंबर है, 31 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। इसका से ना ये आपका इंटरसेक्शन सिंदाई जो फ्रेमवर्क बना था ना, आपका याद रखना, सिंदाई जो फ्रेमवर्क बना था, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये दोनों चीज़ें निकल कर आया ये। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कि क्लाइमेट डिजास्टर रिस्क को हम झेल पाएँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ पाएँ। अच्छा, इसी का फिर ना सब टॉपिक है अर्बन फ्लड्स क्या होती हैं। अर्बन फ्लड्स और देखो आपके रूरल फ्लड्स में फ़र्क तो होता है ना, मानते हो ना, पॉपुलेशन का फ़र्क है भाई, और इतना ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से क्रिएटेड होता है उसमें। अब अर्बन फ्लड्स का सीधा सीधा मतलब है आपका ना रन ऑफ एक्सेसिव हो गया है, बहुत ज़्यादा रन ऑफ एक्सेसिव अर्बन एरियाज़ में। स्टॉर्म वाटर डजंट हैव एनी गो एनीवेयर, ड्रेनेज सिस्टम इतने पुअर होते हैं, बिकॉज आपको पता ही है इनंडेशन इतना बढ़ गया है। अब आप दिल्ली में फ्लड इतनी ज़्यादा, इतना बारिश नहीं हुई जितनी फ्लड आ गई, रीज़न क्या था, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होना, पानी जा ही नहीं पा रहा, रुका हुआ तो रुका हुआ। एंड दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम रूरल फ्लडिंग, क्योंकि वहाँ पे जो कैचमेंट एरिया होता है और अर्बन एरिया के कैचमेंट एरिया और वहाँ के कैचमेंट एरिया में फ़र्क होता है। एग्जाम्पल देखो, अब न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। अब करंट चैलेंजेस जो अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के साथ आ रही है वो क्या होती है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, वेदर पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम में आप इतनी बदलाव कर नहीं पा रहे हो क्योंकि उनकी पुअर मेंटेनेंस है, कैपेसिटी इनकी इनएडिक्वेट है, अनप्लान डेवलपमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। आपको पता है ना, शहरों में क्या होता है, कहीं भी आपने मान लो आप यमुना फ्लड बैंक है, वहाँ बनना नहीं चाहिए था उन प्लेन एरियाज़ में घर, बट लोगों ने वहाँ पे सेटलमेंट बना लिए, दैट लीड्स टू पुअर इनएडिक्वेट इंक्रोचमेंट हो गया ना फ्लड प्लेन्स का, ब्लू एंड ग्रीन स्पेसेस आपने उड़ाई दिए। फिर लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इनको आपने उस तरह से तैयारी नहीं किया बिल्डिंग्स को कि ये फ्लड प्रोन उससे बच पाएँ। तो वे फॉरवर्ड में टैकल करने के लिए बोला है कि देखो इकोलॉजिकल अप्रोचेस अपनाओ। ठीक है, लैंड यूज़ प्लानिंग ऐसी करो कि भाई रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग के साथ हो, ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर तैयार करो, फ्लड हज़ार जैसा जोनेशन मैप एक डिटेल बनाओ, रिस्टोर कैसे करना है, पहले ही इंक्रोचमेंट्स को हटा दो, लीगल प्रोटेक्शन दो लेक्स को अपनी। ठीक है, उसके बाद फायर्स की बात आती है। देखो इंडिया में ना फायर इंसिडेंट्स कोई बहुत पुराने नहीं है। डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया होता है ना, हमारा करोल बाग पास में ही पड़ता है, डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया है, वहाँ पर फायर इंसिडेंट्स आते रहते हैं। कंजेस्टेड मार्केट है, फैक्ट्री फ्लम आपको मिला, यहाँ पे खूब आग लग जाती है। आपका देखो होटल फायर इन करोल बाग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सिकंदराबाद, न्यू दिल्ली में उपहार सिनेमा, सोचो आप। तो करंट चैलेंजेस जो फायर रिस्क मैनेजमेंट में है ना, वो क्या है, पुअर इन्फोर्समेंट है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स उस तरह से तैयार नहीं करे गए, मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं होती है, ऑब्सोलीट आपके इक्विपमेंट्स हैं, अनसेफ एंड लो क्वालिटी फिक्चर्स हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है रूल्स में, कंस्ट्रेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, नेग्लिजेंस है, लो अवेयरनेस है अमंग सिटीजन्स। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, यू नीड यूनिफॉर्म फायर सेफ्टी लॉ इन एवरी स्टेट। मॉडल फायर जो आपका है ना, उस पर चलो, एमरजेंसी जो बिल आप 2019 में लेकर आए थे, मॉक ड्रिल्स कराओ, ऑटोमेटिक टेक्निकल अपग्रेडेशंस कराओ, मेन स्ट्रीमिंग करो, प्रॉपर इवैल्यूएट करो, स्क्रूटनी करो इन चीज़ों की।
ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो और जिस सेशन का मतलब इन्वायरमेंट का आपका ख़त्म हो जाएगा आफ्टर क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग आईआईटी कानपुर के बच्चों ने सक्सेसफुली इसका टेस्ट फ्लाइट करा क्लाउड सीडिंग का। देखो क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा काइंड ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन कर रहे हो आप। क्लाउड सीडिंग से क्या करते हो, वेदर को मॉडिफाई करते हो ताकि आर्टिफिशियल रेनफॉल क्रिएट कर पाओ। टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हो। एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, सिल्वर आयोडाइड को इंजेक्ट करता है सब्सटेंसेस को एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड जाएगा तो क्या होगा, कुछ केमिकल्स मिमिक होंगे, उसके जो सरफेस हैं वो पार्टिकल से सरफेस क्रिएट होने लग जाएगा, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स को नीचे गिराएगा। जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट गिरेगा लार्ज इनफ, बहुत लार्ज लेवल पर, तो वो रेनफॉल गिरनी शुरू हो जाएगी। अब रेन हैपन्स कब होती है, वैसे जब आपका मॉइस्चर लेवल हवा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, एंड विच कैन नॉट बी, वो होल्ड भी नहीं कर पा रहा होता एटमॉस्फेयर जब उसको। अब क्लाउड सीडिंग का देखो एम क्या है, एम ये है कि फैसिलिटेट करना, एक्सेलरेट करना प्रोसेस बाय मेकिंग अवेलेबल केमिकल न्यूक्लियर अराउंड विच कंडेंसेशन कैन टेक प्लेस। अच्छा, अब क्लाउड सीडिंग कब काम करती है, व्हेन देयर इज अ इनफ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर। दो तरीके हैं न्यूक्लियर पार्टिकल्स को क्लाउड में रेज करने का। एक तो है यूजिंग लार्ज कैनन दैट शूट पार्टिकल्स इनटू द स्काई। एयरप्लेन्स का इस्तेमाल कर लो, आईआईटी कानपुर ने ये इस्तेमाल करा है। क्लाउड एरोसॉल इंट्रैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट है, ये कंडक्ट कराते हैं, है ना। मेनली 8 केमिकल्स हैं जो क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या क्या, सिल्वर आयोडाइड है, ड्राई आइस है, पोटेशियम आयोडाइड है, प्रोपेन है, ये सारे। अब क्लाउड सीडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ड्रॉट मैनेजमेंट। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी जो है, टेक्निक जो है, वो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज़ के लिए बहुत यूज़फुल होती है। 87% हमारे डिस्ट्रिक्ट क्योंकि ड्रॉट में पड़ जाते हैं आईएमडी के अकॉर्डिंग। ये बातें लिखनी होती हैं गाइस पेपर में कि एज़ पर आईएमडी 87%। देखो 87% बहुत बड़ा नंबर है ऑफ इंडियाज़ डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबल टू ड्रॉट्स। क्लियरिंग फॉग इन एयरपोर्ट्स को करने के लिए यू नीड क्लाउड सीडिंग। फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए कह रहा है एज पर ISFR, दैट इज़ इंडिया सेफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें 35.46 जो फॉरेस्ट कवर है उसमें फॉरेस्ट फायर लग सकती है। तो रेन थ्रू क्लाउड सीडिंग उसको फॉरेस्ट फायर को बचाता है। हेल को सप्रेस करता है लोअर लेवल ग्राउंड्स पे जाके, ताकि लिक्विड वाटर कंटेंट जो है वो स्मॉलर हो और अनड्राफ्ट द व्हीकर, अपड्राफ्ट द व्हीकर। डाइवर्ट करना रेनफॉल को, क्लाउड्स कैन बी डाइवर्टेड टू अदर रीजन्स, है ना, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। जैसे कि 2008 में ओलंपिक्स ओपनिंग थी सेरेमनी बीजिंग में, तो वहाँ पे उन्होंने उसको प्रेसिपिटेशन फ्री बनाना था, तो हम ना डाइवर्ट भी कर सकते हैं रेनफॉल को, इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी भी कर सकते हैं। तो आप सोचो इसके कितने सारे क्लाउड सीडिंग के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। लेकिन देखो इश्यूज़ भी कम नहीं है। इश्यूज़ अभी आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। इशू, सबसे बड़ा इशू पता है क्या है, बायो एक्यूमुलेशन का। सिल्वर आयोडाइड जो केमिकल डालते हो ना क्लाउड्स में आप, ये सबसे बड़ा टॉक्सिक होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए। बायो एक्यूमुलेशन करता है, क्योंकि ये आपने एक्यूमुलेशन कर दिया केमिकल्स का, उसकी वजह से अगर अब उससे वजह से जो आपके एक्वेटिक लाइफ होती है, या जितने भी फिशेज़ हैं या जितने भी पानी में रहने वाले स्पीशीज़ होते हैं, इनका रेट ऑफ इनटेक बढ़ जाता है, रेट ऑफ एक्सक्रीशन कम हो जाता है, तो मरेंगे नहीं फिर। उसके बाद कार्बन फुटप्रिंट्स की इंक्रीमेंट हो जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि जो ड्राई आइस होती है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होती है, ये भी तो नहीं भूल सकते हम। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस दी 2017 में, तो एडवाइजिंग मेंबर्स नॉट टू परफॉर्म वेदर मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज़। नॉट ऑल टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर सूटेबल, क्लाउड्स मस्ट बी डीप इनफ एंड ऑफ सूटेबल टेम्परेचर उनका 10 से 12 डिग्री होना चाहिए। डिस्टर्बिंग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, ये सारे के सारे रीजंस हैं क्लाउड सीडिंग के। तो क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी होल्ड्स सिग्निफिकेंट प्रॉमिस फॉर एड्रेसिंग वाटर सिक्योरिटी एंड मिटिगेटिंग ड्रॉट कंडीशंस। हाउएवर टू फुली अनलॉक इट्स पोटेंशियल, फर्दर इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इसकी तरफ, नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग की तरफ हमें ज़्यादा बढ़ना चाहिए। नेवरदलेस इट इज़ इम्पेरेटिव टू कंडक्ट एक्सटेंसिव रिसर्च करें हम, और एक्सटेंसिव रिसर्च में करना क्या है, ये चेक करना है कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस और पोटेंशियल रिस्क क्या हैं। एज वी हैव सीन देयर आर पोटेंशियल रिस्क टू इफ़ यू यूज़ क्लाउड सीडिंग इस्तेमाल करते हैं तो। बायो एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम, फुटप्रिंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्लाउड्स आर नॉट सुटेबल वो आ जाएंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को आप डिस्टर्ब करोगे, कार्बन फुटप्रिंट आप बढ़ाओगे, ठीक है।
शॉर्ट्स गाइस, सारा शॉर्ट्स पे ही देखोगे आप, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनवायरनमेंट सेक्शन. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑफ द न्यूज़ और आर्टिकल, प्लीज़ लेट अस नो इन द गिवन comment section. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.